आज की वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे अपना एक नया मशीन लर्निंग का एल्गोरिथम अनसुपरवाइज्ड लर्निंग में। वो है डीबी स्कैन। डीबी स्कैन की सबसे पहले हम फुल फॉर्म देख लेते हैं। तो फुल फॉर्म है इसकी डेंसिटी बेस्ड स्पेशियल क्लस्टरिंग। देखो, अनसुपरवाइज है तो क्लस्टरिंग तो होगी, राइट। क्लस्टरिंग एप्लीकेशन ऑफ एप्लीकेशन होता है शायद, हाँ, ऑफ एप्लीकेशन विद नॉइस। अभी आपको समझ नहीं आ रहा होगा ये नॉइस वगैरह क्या इतना बड़ा फुल फॉर्म वगैरह लिखी है, बट धीरे धीरे जैसे हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे ना आपको सब समझ आ जाएगा। देखो, क्लस्टरिंग तो आपको पता है, आप ऑलरेडी के मींस क्लस्टरिंग में देख चुके हैं। क्लस्टरिंग मतलब क्या होता है? जो भी सेम पॉइंट्स होते हैं उनको जब आप ग्रुप करते हो उसको, उस प्रोसेस को क्लस्टरिंग बोलते हैं। और डेंसिटी बेस्ड क्लस्टरिंग क्या होता है वो भी हम पढ़ेंगे, मैथमेटिकल में जाएंगे जब। और ये विद नॉइस क्या है? नॉइस को अगर आपको याद हो हम आउटलायर्स बोलते हैं। तो इसमें आउटलायर्स को भी देखा जाता है आपके। अभी देखना, बहुत इंटरेस्टिंग एल्गोरिथम है ये। अभी एक ये चीज आती है दिमाग में कि हम डीबी स्कैन पढ़ क्यों रहे हैं, वाई, क्यों पढ़ रहे हैं, ऐसा मतलब क्या बेटर है इसमें के मीन से, कैसे बेटर है ये? ठीक है, हाउ इट इज बेटर देन के मीन्स। तो कुछ पॉइंट्स हैं। सबसे पहला पॉइंट, देखो, जब आप के मीन्स यूज करते हो, ठीक है, के मीन्स में आपको वो एन की वैल्यू बतानी पड़ती है, एन नंबर ऑफ क्लस्टर की वैल्यू बतानी पड़ती है। स्पेसिफाई नंबर ऑफ क्लस्टर्स, राइट। मतलब आपको बताना पड़ता है, हाइपर पैरामीटर में डाल के देना पड़ता है कि इतने क्लस्टर है। एल्बो मेथड से जैसे हम निकालते हैं क्लस्टर वगैरह, हमको सब कुछ करके देना पड़ता है। बट डीबी स्कैन केस में आपको जरूरत नहीं होती। डीबी स्कैन ऑटोमेटिकली डज दिस। डीबी स्कैन के केस में आपको बताने की जरूरत नहीं है कि इतने नंबर ऑफ क्लस्टर बनाओ। डीबी स्कैन आपको खुद देख लेगा उसको कितने नंबर ऑफ क्लस्टर बनाने हैं, राइट। देन सेकंड पॉइंट, क्यों बेटर है ये? अब देखो, के मींस क्लस्टरिंग है। की मींस क्लस्टरिंग में कुछ ऐसा पढ़ा आपने कि आउटलायर्स को अपने आप हैंडल कर पा रहा है वो? नहीं पढ़ा, क्योंकि वहां ऐसा कोई फीचर है ही नहीं। बट डीबी डीबी स्कैन कैन हैंडल आउटलायर्स ऑटोमेटिकली। ये भी ऑटोमेटिकली हैंडल कर सकता है आउटलायर्स को। तभी तो देखो, इसकी जो इसकी फुल फॉर्म है उसमें नाम भी है, एप्लीकेशन विद नॉइस। नॉइस को आउटलायर्स बोलते हैं हम। क्यों? क्योंकि आउटलायर्स को हैंडल कर लेता है ऑटोमेटिकली। तीसरा रीजन, आपने की मींस में एक डिसएडवांटेज पढ़ा होगा कि वो स्फेरिकल क्लस्टर में काम करता है बस। बट जब भी इरेगुलर क्लस्टर आते हैं, शेप, मतलब इरेगुलर शेप या डिफरेंट साइजेस के आते हैं, तो के मींस अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाता। हमने डिसएडवांटेज में देखा था ये। के मींस में एक अजम्पशन भी होता है ये, राइट। बट जो डीबी स्कैन है, कैन हैंडल इरेगुलर शेप्स। इरेगुलर शेप्स को हैंडल कर सकता है, क्लस्टर शेप्स, ठीक है, हैंडल कर सकता है। तो ये तीन आपके एडवांटेज हैं के मीन्स के ऊपर, कि के मीन से क्यों बेटर है। पहला, आपको क्लस्टर बताने की जरूरत नहीं है डीबी स्कैन केस में। दूसरा, आउटलायर्स को ऑटोमेटिकली हैंडल कर देगा, आपको एडवांस कोई टेक्निक लगाने की जरूरत नहीं है अलग से। और तीसरा कि इरेगुलर शेप्स पे भी उतना ही अच्छा काम करेगा जितना स्फेरिकल शेप्स पे करेगा, ठीक है। तो ये तीन होगा उसके एडवांटेज। देन कुछ और बातें कर लेते हैं इसके बारे में कि किसने इसे डेवलप वगैरह किया। तो इसको डेवलप किया था दो रिसर्चर्स ने हमारे। डेवलप बाय, हमारे दो रिसर्चर्स थे। उनका नाम क्या है? पहले वाले का नाम है मार्टिन एस्टर, एंड सेकंड वन इज पीटर क्रेगल। एंड ये कब डेवलप किया गया था? 1996 में। और इसको बनाया क्यों गया था, डेवलप क्यों किया गया था इसे? वही, लिमिटेशन ऑफ के मीन्स को फिक्स करने के लिए। मतलब जो भी आपने के मीन्स के अंदर लिमिटेशन
पड़ी थी ना, उनको फिक्स करने के लिए बनाया गया था इसे। मतलब वही जो अभी हमने डिस्कस किया कि मतलब स्फेरिकल पे काम नहीं कर पाता, सिमिलर साइजेस होने चाहिए, बट उन चीज़ों को ठीक करता है हमारा डीबी स्कैन, राइट। तो ये तो हो गया इसका। हमने जो छोटे बड़ा बेसिक इंट्रोडक्शन देख लिया कि क्यों यूज़ करते हैं, क्या बेनिफिट्स हैं। उसके बाद बात आ जाती है जनरल वर्किंग की। जनरल वर्किंग क्या है? सेम है, सेम एज के मीन्स। के मीन्स की तरह ही है जनरल वर्किंग, मतलब वही होगा जो आप मैंने इससे पहले वाली वीडियो में जो बताया, जनरल वर्किंग सेम है, कुछ अलग नहीं है। वही आप सारे पॉइंट्स को उसमें डालोगे, आप क्लस्टर बनाओगे उनके, इतना कुछ खास नहीं जनरल वर्किंग में। जो डिफरेंस आता है इसके, वो आता है मैथमेटिक में, ठीक है। डिफरेंट इन मैथमेटिक। अप्रोच, मैथमेटिकल अप्रोच इसकी अलग होती है, और वही आपको ध्यान से देखनी है। वहीं पे आपको समझ आएगा क्यों ये आउटलायर्स को कैसे हैंडल कर रहा है, क्या कर रहा है, सब कुछ बहुत इजी मैथमेटिकल अप्रोच है, इजीली समझ आ जाएगा। अब हम डिस्कस कर रहे हैं डीबी स्कैन का मैथमेटिकल अप्रोच। तो यहाँ पे मैंने एक सैंपल डेटा सेट ले रखा है जिसमें आपके पॉइंट्स हैं, मतलब मेन कॉलम्स आपके x1 x2 है, पॉइंट्स वाले को आप इग्नोर करो, वो आप मैंने बस इसलिए करा है ताकि आपको मैं पॉइंट्स डिस्टिंग्विश करा पाऊँ कि मतलब ये आप पे पॉइंट्स हैं। तो ए से लेके एच तक आपके पॉइंट्स हैं, और उनके रिस्पेक्टिव आपके x1 एंड x2 आपके फीचर्स है, राइट। अब देखो आउटपुट कॉलम तो होता नहीं है, अनसुपरवाइज लर्निंग है। अब आपको ना मैथमेटिकल अप्रोच पे बढ़ने से पहले हम कुछ मेन चीज को जानते हैं। इसमें मैथमेटिक्स इतना कुछ खास है भी नहीं, मैथमेटिक्स सिंपल सी चीजें हैं इसके अंदर। पहले आपको दो चीजें जाननी पड़ेंगी, लेकिन अगर इसका समझना है कि वर्किंग कैसे कर रही है काम इसकी, मैथमेटिकल वर्किंग, तो उसको दो चीजें आपको समझनी है। इनको हम बोल सकते हैं, आपको टू फैक्टर्स बोल सकते हैं आप, कि जो आपको समझने ही समझने हैं। ये नहीं समझोगे तो कुछ समझ नहीं आएगा, और ध्यान से समझना है ये। पहला फैक्टर, पहला फैक्टर होता है आपका एप्सिलॉन, और इसका सिंबल होता है ऐसा कुछ, ठीक है। अब इसको समझो ये होता क्या है। एप्सिलॉन मतलब क्या होता है कि मान लो मैंने एप्सिलॉन सेट कर दिया। मैं आपको एग्जांपल से बताता हूँ। सपोज मैंने एप्सिलॉन को सेट कर दिया, इक्वल टू 2 सेट कर दिया मैंने। तो जब भी मैं मतलब दो पॉइंट्स की डिस्टेंस निकालूंगा, और उन दो पॉइंट्स की डिस्टेंस इस एप्सिलॉन की वैल्यू से कम होगी, तो मैं उनको नेबर कंसिडर करूंगा। वो नेबर्स होंगे अगर इसकी वैल्यू से कम आएगी उनकी वैल्यू। मतलब मान लो मैंने ए और बी की डिस्टेंस निकाली, ऐसी मैंने ए और सी की डिस्टेंस निकाली, एंड ए और डी की, ये हाइपोथेटिक बता रहा हूँ, ठीक है, इससे रिलेटेड नहीं है कोई। अब मान लो मेरी ए और बी की डिस्टेंस आई 1.8, और ए और सी की डिस्टेंस आई मेरी 1.5, बीच की डिस्टेंस ना। और ए और डी की मेरी डिस्टेंस आई 4 ले लेता हूँ, ठीक है। तो अब चेक करो कि एप्सिलॉन की वैल्यू से कम आ रही है या ज़्यादा आ रही है। 1.8 कम है ना, तो ये आपका नेबर होगा, ठीक है। ये ए का नेबर होगा, मतलब जो बी पॉइंट है वो ए का नेबर होगा। ये 1.5 है, 1.5 2 से ज़्यादा है, कम है, कम है, तो ये भी आपका नेबर होगा। ए और सी नेबर्स होंगे। मतलब हम किसके रिस्पेक्ट में देख रहे हैं, हम ए के रिस्पेक्ट में देख रहे हैं कि बी उसका नेबर होगा, तो हाँ बी नेबर होगा। फिर सी के रिस्पेक्ट, सी में देख रहे हैं कि सी ए का नेबर होगा, सी भी होगा, 1.5 आ रहा है, 2 से छोटा है। एंड ए और डी 4 आ रहा है, तो ये ग्रेटर आ रहा है 2 से, तो नॉट नेबर। मतलब एक तरह से इसके ऊपर नहीं जानी चाहिए। अगर इसके ऊपर कोई वैल्यू जा रही है तो मतलब वो नेबर नहीं होगा। और ये आपका हाइपर पैरामीटर होता है एप्सिलॉन एक, ठीक है। तो हम इसको सेट करते हैं, तो मान लो हमने यहाँ पे सेट करा हुआ है 2 करा हुआ है अपना सेट। तो वही है कि मतलब इस वैल्यू के अंदर अंदर जब वैल्यू रहेगी तो वो नेबर्स कंसीडर करेगा उन्हें। इस वैल्यू से ज्यादा जा रही है तो वो उनको नेबर कंसीडर नहीं करेगा, ठीक है। सिंपल सी बात है। देन हमारा जो दूसरा फैक्टर है वो है मिनिमम पॉइंट्स। इसको मैं डिनोट करता हूँ MINPTS, मिनिमम पॉइंट्स, ठीक है। अब मिनिमम पॉइंट्स क्या होते हैं ये भी मैं आपको इससे बताता हूँ। सपोज मैंने वी सेट मिनिमम पॉइंट्स इक्वल टू 3।
मतलब इसका मतलब क्या है कि हमें कितने मिनिमम पॉइंट्स चाहिए ताकि एक क्लस्टर बन पाए। इन शॉर्ट, मान लो आप एक क्लस्टर बना रहे हो, ठीक है, 1 2 3, यहाँ पे 1 और 2। तो जैसे इसको मिल गया 3 पॉइंट तो है, कम से कम इतने पॉइंट तो होने ही होने चाहिए। इसको 3 पॉइंट मिल गए तो ये क्लस्टर बना सकता है यहाँ पे। इतने मिनिमम रिक्वायरमेंट है कि इतने होने चाहिए तभी क्लस्टर बन पाएगा आपका। और यहाँ पे 2 है तो इनका क्लस्टर नहीं बन पाएगा। और मान लो यहाँ पे एक नया पॉइंट आ जाता है, 3 होगा यहाँ पे भी, तो क्लस्टर बन जाएगा। मतलब 3 मिनिमम रिक्वायरमेंट है, 3 से ज्यादा हो सकता है क्लस्टर में, लेकिन 3 होंगे तभी क्लस्टर बन पाएगा। तो इन शॉर्ट इसको बोल सकते हैं आप मिनिमम पॉइंट्स रिक्वायर्ड टू मेक अ क्लस्टर। मिनिमम पॉइंट जिनसे आप एक क्लस्टर बना पाओ, ठीक है। तो ये होते हैं आपके दो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं, इनको समझना अच्छे से। तो एक और मैं एक बार रिवीजन देता हूँ एक बार। एप्सिलॉन क्या होता है, मतलब मैक्सिमम डिस्टेंस, इस डिस्टेंस के ऊपर नहीं जाना चाहिए आपका। अगर इस डिस्टेंस के ऊपर जा रहा है तो वो नेबर कंसिडर नहीं करोगे। दूसरा मिनिमम पॉइंट्स, मतलब इतने पॉइंट्स तो होने ही होने चाहिए जिनसे आप क्लस्टर बना पाओ, ठीक है। अब अगली चीज आती है, एक क्राइटेरिया होता है, वो भी आपको समझना पड़ेगा। पहले वर्किंग में जाने से पहले उसको भी समझ लो, ठीक है। एक और क्राइटेरिया होता है, वो समझना पड़ेगा आपको। उसे हम बोलते हैं क्लासिफाइंग क्राइटेरिया। ईजी है, बहुत कॉन्सेप्ट ईजी है। अगर आपको ये समझ आ गया और दोनों पिछले दो फैक्टर समझ आ गए तो क्लासिफाइंग क्राइटेरिया भी समझ आ गया। अभी भी वर्किंग स्टार्ट नहीं हुई डीबी स्कैन की। अभी हम बस वर्किंग को समझने के लिए पहले कुछ कंसेप्ट पढ़ रहे हैं। जैसे ही आपको कंसेप्ट समझ आ जाएंगे, ये फैक्टर समझ आएंगे, क्लासिफाइंग क्राइटेरिया समझ आ जाएगा, डीबी स्कैन 2 मिनट में हो जाएगा। तो क्लासिफाइंग क्राइटेरिया क्या होता है, डीबी स्कैन के अंदर ना हम किसी भी पॉइंट को 3 कैटेगरी के अंदर क्लासिफाई कर सकते हैं, ठीक है। तो पहली कैटेगरी कौन सी होती है, फर्स्ट कैटेगरी होती है आपकी कोर पॉइंट। मतलब कोई भी पॉइंट है, आप उसको 3 टैग में से कुछ भी दे सकते हो। एक टैग, या तो वो कोर पॉइंट होगा, या तो वो बॉर्डर पॉइंट होगा, या वो नॉइस पॉइंट होगा। अब कोर पॉइंट क्या होता है समझना पड़ेगा आपको पहले। कोर पॉइंट ये होगा जो आपका जो पॉइंट आपकी दैट सेटिस्फाई मिनिमम पॉइंट्स कंडीशन। अभी जब मैथमेटिकल जाएंगे तो और अच्छे से समझ आएगा। मतलब जो पॉइंट्स आपकी मिनिमम पॉइंट्स वाली कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, वो आपका कोर पॉइंट होगा, ठीक है, राइट। तो अब सेकंड होगा कि बॉर्डर पॉइंट क्या होगा फिर। अभी समझ आएगा आपको। अभी अगर नहीं भी आ रही डेफिनेशन समझ, कोई दिक्कत नहीं है, बस अभी रट्टा मान लो चाहे, कोई दिक्कत नहीं है। अब जो पॉइंट कोर पॉइंट तो नहीं है, नॉट अ कोर पॉइंट, ये कोर पॉइंट तो नहीं है, ठीक है, ये कोर पॉइंट नहीं है। बट इज विद इन ई डिस्टेंस ऑफ कोर पॉइंट। देखो, अब थोड़ा ध्यान से देखना, अगर थोड़ा कंफ्यूजिंग सा लग रहा है। देखो, कोर पॉइंट क्या होगा, जो आपकी मिनिमम पॉइंट वाली कंडीशन सेटिस्फाई करेगा। मिनिमम पॉइंट्स वाली कंडीशन क्या थी, मतलब इतने पॉइंट्स चाहिए क्लस्टर बनाने के लिए, ठीक है, वो आपका कोर पॉइंट कहलाएगा, राइट। बॉर्डर पॉइंट क्या होगा, वो कोर पॉइंट तो नहीं होगा, मतलब खुद वो कोर पॉइंट नहीं होगा, बट वो कोर पॉइंट की ना जो आपने एप्सिलॉन डिस्टेंस दी है, जैसे एप्सिलॉन डिस्टेंस कितनी दी है हमने, 2 दी है, तो वो कोर पॉइंट के 2 के रेडियस के अंदर होगा। मतलब कोर पॉइंट के आप आसपास देखोगे 2 डिस्टेंस में, तो वो उसके अंदर होगा बॉर्डर पॉइंट आपका। खुद कोर पॉइंट नहीं होगा, लेकिन कोर पॉइंट की एप्सिलॉन डिस्टेंस के अंदर होगा, राइट। एंड हमारा जो थर्ड पॉइंट है, ये देखो, नॉइस पॉइंट। अब समझ आया, नॉइस पॉइंट या आउटलायर पॉइंट कुछ भी बोल लो आपसे, ठीक है। नॉइस पॉइंट क्या होगा, जो ना ना कोर पॉइंट है, ना बॉर्डर पॉइंट है। जो ना कोर पॉइंट होगा ना बॉर्डर पॉइंट होगा, वो आपका क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली नॉइस पॉइंट, मतलब आउटलायर हो जाएगा आपका, ठीक है। तो ये 3 चीजें आपको समझ आ गई। नहीं भी आई कोई बात नहीं, बस थोड़ा सा कंसेप्ट समझ आ गया होगा कि मतलब ये 3 टाइप के पॉइंट्स होते हैं। अब जैसे मैथमेटिकल के अंदर जाएंगे ना, वहां आपको समझ आ जाएगा अच्छे से कोर पॉइंट क्या होता है, बॉर्डर पॉइंट क्या होता है।
मे भी अभी डेफिनेशन से थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा हो, प्रैक्टिकल देखते हैं पूरा। ठीक है, तो हम इसकी वर्किंग स्टार्ट करते हैं, मतलब मैथमेटिकल वर्किंग यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, पहला स्टेप, तो हम ए पॉइंट से स्टार्ट करते हैं, अपने डेटा सेट में ए पॉइंट से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट विद ए, ए पॉइंट को देखो। अब हम क्या करेंगे, सारी ए से लेके सारे पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस निकालेंगे। मतलब कैलकुलेट ऑल पॉइंट्स डिस्टेंस विद ए। ठीक है, ए के साथ आपके जितने भी मतलब डिस्टेंस है सबको निकालनी है। इन शॉर्ट में क्या बोलना चाह रहा हूँ, पहले आप क्या करोगे, ए के साथ डिस्टेंस निकालोगे, जो कि ऑफ कोर्स क्या आएगी, जीरो आएगी, अपनी अपने साथ डिस्टेंस जीरो ही आती है। फिर ए की आप बी के साथ डिस्टेंस निकालोगे, देन ए की आप सी के साथ डिस्टेंस निकालोगे, देन ए की आप डी के साथ डिस्टेंस निकालोगे, और ऐसे ही करते 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 आप ए की एच के साथ डिस्टेंस निकालोगे। ठीक है, सारी डिस्टेंस मिल जाएगी आपको। अब देखो मैं पूरा मैथमेटिकल के अंदर डीप में जा रहा, डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला वही है। डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला क्या है, वो ऑलरेडी आप पढ़ चुके हो, यूक्लिडियन डिस्टेंस वाला फॉर्मूला ही लगाना है आपको। ठीक है, यूक्लिडियन डिस्टेंस कौन सा फॉर्मूला लगाओगे, यूजिंग यूक्लिडियन डिस्टेंस। देखो अगर पुरानी वीडियो देख चुके हो उससे पहले वाली, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। यूक्लिडियन डिस्टेंस वाला फॉर्मूला लगाओ। यूक्लिडियन डिस्टेंस वाला फॉर्मूला क्या होता है, अंडर रूट x2 - x1, मतलब ये दो पॉइंट रहेंगे आपको, x2 और x माइनस करना, प्लस y2 - y1, देन स्क्वायर, दोनों में स्क्वायर करोगे, फिर अंडर रूट कर दोगे, जो आएगा वो आपकी डिस्टेंस होगी। ठीक है, अब जैसे आपको सारी डिस्टेंस मिल गई, मान लो आपको ए से ए की मिल गई, ए से बी की मिल गई, ए से सी की, ए से डी की। मैं बस आपको आइडिया दे रहा हूँ, पूरा मैथमेटिकली सॉल्व नहीं कर रहा, फालतू में लंबा हो जाएगा और इतना कुछ है भी नहीं। अब जैसे आपको सारी डिस्टेंस डिस्टेंस मिल गई, अब सारी डिस्टेंस चेक करो। क्या चेक करना है आपको, चेक विच डिस्टेंस इज लेस देन ई। ये ई आपने सेट किया हुआ है ऑलरेडी, ई आपने ऑलरेडी सेट करा हुआ है। ठीक है, आप जब करोगे अप्लाई वगैरह, वहां पे आपको ई आपका हाइपर पैरामीटर है, आप खुद सेट करते हो ई को, ई बोल रहा हूँ, एप्सिलॉन। ठीक है, तो इसको आप खुद सेट करते हो। अ, तो आपको अब चेक करनी है, आपने सारी डिस्टेंस तो निकाल दी, ए से ए की निकाल दी, ए से बी की निकाल दी, सारी डिस्टेंस निकाल दी आपने। अब ये चेक करो कि कौन कौन सी डिस्टेंस जो आपने ई की वैल्यू सेट करी है, मान लो 2 सेट करी हुई है आपने ई की वैल्यू, तो वो चेक करो कि कहाँ कहाँ पे कौन कौन सी डिस्टेंस 2 से कम है। ठीक है, 2 से कम है, वो डिस्टेंस चेक करो। जो जो डिस्टेंस आपको 2 से कम लग रही है, उन पॉइंट्स को कंसिडर कर लो। ठीक है, तो मतलब जो आपके नेबर पॉइंट्स बनेंगे, नेबर पॉइंट्स कौन से होते हैं, मैंने आपको बताया तो है कि जिन पॉइंट्स की वैल्यू इससे कम आती है, एप्सिलॉन से कम आती है, तो नेबर पॉइंट्स कौन कौन से बन रहे हैं। मैं मान लेता हूँ ए और बी क्लोज क्लोज थे बहुत, तो एक ए का नेबर पॉइंट ए खुद हो गया एक, तो क्योंकि ए से ए की डिस्टेंस जीरो रहती है, तो कोई भी पॉइंट होता है ना, वो खुद का तो नेबर होता ही है। ठीक है, हर पॉइंट अपना खुद का नेबर होगा। और मैं मान लेता हूँ दूसरा इसका नेबर पॉइंट है बी। ठीक है, और दो ही नेबर पॉइंट है, मतलब जब ए से सी का नापा आपने, तो ए से सी की डिस्टेंस आ रही थी 4 आ रही थी, जो कि 2 से एक्सीड कर रही है, तो नहीं, वो हमारा नेबर पॉइंट नहीं है। ए से डी की नापी, वो भी 5 कुछ आ रही है, ए से ई की नापी, वो भी ज़्यादा आ रही है, 2 से ज़्यादा आ रही है, तो वो बाकी आपके नेबर पॉइंट्स नहीं है। तो आपको दो ही नेबर पॉइंट्स मिल पाए, ए और बी। ठीक है, तो सॉरी, टोटल नेबर कितने हुए आपके, टोटल नेबर कितने आपके, 2, ए एंड बी। अब क्या ये मिनिमम पॉइंट्स वाला क्राइटेरिया मैच कर रहा है आपका, आपने मिनिमम पॉइंट्स कितना रखा हुआ है, मिनिमम पॉइंट्स आपने 3 रखा हुआ है, एप्सिलॉन आपने 2 रखा हुआ है। ठीक है, क्या ये मिनिमम पॉइंट्स वाला क्राइटेरिया मैच कर रहा है आपका, नहीं कर रहा, ये 2 वाला मैच कर रहा है, कर रहा है क्या, कितने चाहिए मिनिमम, मिनिमम पॉइंट्स कितने चाहिए, 3, बट यहाँ कितने, 2, तो नॉट सेटिस्फाइड।
ठीक है। अब अगर ये नॉट सेटिस्फाइड है मतलब इट इज नॉट अ कोर पॉइंट, ये कोर पॉइंट नहीं है। हमने अभी पढ़ा ना कि कोर पॉइंट कौन सा होता है, जो सेटिस्फाई करता है, बट ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा, तो ये कोर पॉइंट भी नहीं है। ठीक है, चलो ए हो गया हमारा। अब हम चेक करेंगे किसके लिए, नाउ पॉइंट बी। अब बी के लिए चेक करो। ठीक है, सेम वही चीज करोगे। हम्म, जो यहाँ पे की परफॉर्म आपने कैलकुलेट करोगे बी के साथ डिस्टेंस, बी की ए के साथ निकालोगे, बी की बी के साथ निकालोगे, बी की सी के साथ, बी डी, बी ई, बी एफ, बी जी, बी एच। ठीक है, सारे निकाल दोगे डिस्टेंस, फिर चेक करोगे नेबर पॉइंट्स वापस, जो प्रीवियस उसमें स्टेप में किया ना, सारे वही स्टेप्स कंटिन्यू करोगे, नेबर पॉइंट्स निकालोगे वापस से। ठीक है, और मैं मानता हूँ यहाँ पे भी वही आ रहा है कि जो आपका एप्सिलॉन डिस्टेंस में आ रहा है ना, ई की वैल्यू, सॉरी एप्सिलॉन की वैल्यू आपके 2, तो आपके बार 3 नेबर पॉइंट्स आ रहे हैं। मतलब जो बी है वो ए के क्लोज है, अपने क्लोज तो हो गई, बी अपने क्लोज तो हो गई, एंड सी के क्लोज भी है। तो टोटल पॉइंट्स कितने हो रही हैं, 3। क्या मिनिमम पॉइंट्स वाली कंडीशन मीट हो रही है आपकी, राइट हो रही है। मिनिमम पॉइंट्स की कंडीशन क्या थी, 3 थी, और 3 पॉइंट्स मिल रहे हैं हमें इस बार। तो जो आपका बी है, मतलब यहाँ लिख देते हैं सेटिस्फाइड, कंडीशन आपकी सेटिस्फाइड हो चुकी है। तो इसका मतलब जो आपका बी है इज अ कोर पॉइंट, जो बी है आपका वो आपका कोर पॉइंट है। हमने यही तो पढ़ा था कि अगर आपकी मिनिमम पॉइंट्स वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो वो कोर पॉइंट है। तो सही है, बी हमारा कोर पॉइंट है। अब बी तो आपका कोर पॉइंट है, क्योंकि अभी आप बी को चेक कर रहे थे ना, और बी के नेबर पॉइंट्स निकले ए बी सी, तो बी आपका कोर पॉइंट है। तो कोर पॉइंट है और कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, तो आपका क्लस्टर बन जाएगा। तो आपका जो क्लस्टर 1 बनेगा वो क्या बनेगा, ए बी सी। जो आपके यहाँ नेबर्स आए थे ना 3, जहाँ पे आप कंडीशन सेटिस्फाई कर दी उसने 3 के लाके, वही आपका क्लस्टर बन रहा है। ठीक है, ये क्लस्टर 1 बन गया। अब 20 में से आपका क्या है, कोर पॉइंट है। बी तो कोर पॉइंट है, तो ए और सी क्या है आपके, ए और सी आपके बॉर्डर पॉइंट है, जो खुद तो कोर पॉइंट नहीं है, खुद तो कोर पॉइंट नहीं है, बट जो कोर पॉइंट है उसके नेबर्स हैं। यही तो पढ़ा था हमने, खुद कोर पॉइंट नहीं है बट इज विद इन ई डिस्टेंस, और ई डिस्टेंस के अंदर आने वाले को क्या बोलते हैं, नेबर्स बोलते हैं। तो खुद कोर पॉइंट नहीं है बट कोर पॉइंट के नेबर्स हैं। ठीक है, तो आपका क्लस्टर 1 ये बन गया ए बी सी, राइट। ऐसे आप अब आप पॉइंट सी को स्किप कर दोगे, क्यों, पॉइंट सी, वैसे जैसे अभी हमने ए को देखा सबसे पहले, देन हमने अभी बी को देखा, अब बोलोगे हम पॉइंट सी को चेक करेंगे, लेकिन पॉइंट सी को चेक क्यों करना है, पॉइंट सी तो ऑलरेडी आपका एक क्लस्टर के अंदर है, पॉइंट सी आपका ऑलरेडी एक क्लस्टर के अंदर है, तो उसको वापस चेक करके क्या फायदा है। तो इसलिए हम सीधा किस पे स्किप करेंगे, पॉइंट डी पे। तो अब हम सीधा चलेंगे पॉइंट डी, क्योंकि सी आपका ऑलरेडी क्लस्टर का पार्ट है। ठीक है, वापस यहाँ पे वही करोगे, नेबर्स निकालोगे डी के, नेबर्स आप निकालोगे वही डी की ए के साथ, डी की बी के साथ, डी सी, डी डी, डी ई, डी ई एफ, डी जी, डी एच, सबकी डिस्टेंस निकालोगे, फिर चेक करोगे कि कहाँ कहाँ पे आपकी वो 2 से कम आ रही है, वो एप्सिलॉन वाली डिस्टेंस से कम आ रही है आपके नेबर्स, किन किन पॉइंट्स की डिस्टेंस एप्सिलॉन से कम आ रही है, राइट। तो मैं मान लेता हूँ इसके नेबर्स आ रहे हैं डी ई एफ। ठीक है, कितने पॉइंट्स हो रहे हैं ओवरऑल, 3। मिनिमम पॉइंट्स की कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, या सेटिस्फाइड, सेटिस्फाइड कंडीशन। जब कंडीशन सेटिस्फाइड है तो क्या बोलेंगे हम, डी इज अ कोर पॉइंट, यही बोलेंगे। जब कोर पॉइंट होगा तो क्या बनेगा, नया क्लस्टर बन जाएगा, क्लस्टर, क्लस्टर 1 ऑलरेडी बन चुका है, तो अब ये कौन सा बनेगा, क्लस्टर 2। क्लस्टर 2 में क्या हो गया हमारे पास, डी ई एंड एफ।
उसमें से डी आपका क्या है, कोर, एंड ई एंड एफ आपके क्या है, बॉर्डर पॉइंट। क्यों? क्योंकि वो खुद तो कोर पॉइंट नहीं है, बट वो तब भी क्लस्टर का पार्ट है उस कोर पॉइंट के, तो वो बॉर्डर पॉइंट्स है आपके। तो हमें क्लस्टर 1 भी मिल गया, क्लस्टर 2 भी मिल गया, ठीक है। और देखो इसमें आपने कहीं पे कहीं पे आपने स्पेसिफाई भी नहीं करा हुआ कि मेरे को कितने क्लस्टर बनाने हैं, वो ऑटोमेटिकली आपका क्लस्टर क्रिएट कर रहा है। जैसे जैसे उसको मिनिमम कंडीशन सेटिस्फाई होती जा रही है, वैसे वैसे वो क्लस्टर बनाता जा रहा है अपने हिसाब से। आपको खुद सेट वो स्पेसिफाई नहीं करना है। अब देखो डी पॉइंट में, अब ई पॉइंट पे जाओ, लेकिन ई पॉइंट ऑलरेडी किसी क्लस्टर का पार्ट है। एफ पॉइंट पे जाओगे, एफ पॉइंट भी ऑलरेडी किसी क्लस्टर का पार्ट है। अब हम किस पे जाएंगे, अब हम जाएंगे जी पॉइंट पे, मूव टू जी पॉइंट, ठीक है। अब लेकिन एक चीज, जी पॉइंट पे आप चले भी जाओगे, बट आपके पॉइंट्स कितने बच रहे हैं, आप पॉइंट्स रिमेनिंग देखो। अ, ये देखो ए बी सी आपके क्लस्टर 1 के पार्ट बन चुके हैं, ठीक है। डी ई एफ क्लस्टर 2 के पार्ट बन चुके हैं, बचे कौन से, जी एंड एच। तो हम अगर इसको हटा भी दो, चलो मूव टू जी तो करना ही नहीं है। अब अगर आप रिमेनिंग पॉइंट्स चेक करोगे, रिमेनिंग रिमेनिंग पॉइंट्स आपके हो रहे हैं जी एंड एच, राइट। अब जी एच तो आपके 2 ही पॉइंट्स बच रहे हैं, ठीक है। ऑब्वियसली बात, 2 पॉइंट्स बच रहे हैं। क्या आपके 2 पॉइंट्स कभी वो 3 वाली कंडीशन सेटिस्फाई कर पाएंगे, मिनिमम पॉइंट्स वाली कंडीशन? ये कितने बन रहे हैं, 2 बच रहे हैं ये। तो ये तो 2 चाह कर भी कभी नेवर एवर सेटिस्फाई कंडीशन, मतलब आप कुछ भी कर लो, चाहे कैसे भी तोड़ मोड़ जोड़ लो, ये कभी 3 पॉइंट्स वाली कंडीशन तो सेटिस्फाई कर ही नहीं पाएंगे। क्योंकि देखो ए बी सी डी ई एफ ऑलरेडी क्लस्टर के पार्ट हैं, तो उनको आप वापस से यूज नहीं कर सकते। बचे जी एच, जी एच 2 हैं बस, तो वो 3 पॉइंट्स वाली कंडीशन तो कर ही नहीं सकते, ठीक है। तो ये क्या होंगे आपके जी एंड एच, ये होंगे आपके नॉइस पॉइंट, क्योंकि ना ये कोर पॉइंट बन सकते हैं, ठीक है, ना ये बॉर्डर पॉइंट बन सकते हैं, क्योंकि बॉर्डर पॉइंट होने के लिए भी आपका एक कोर पॉइंट होना जरूरी है। बॉर्डर पॉइंट भी कब एग्जिस्ट करते हैं, जब एक कोर पॉइंट होता है। बॉर्डर पॉइंट भी कब एग्जिस्ट करता है, जब एक कोर पॉइंट होता है, और कोर पॉइंट होने के लिए आपकी कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, ठीक है। इंटरलिंक क्या चीजें देखो, और ये तो कभी कर ही नहीं सकता सेटिस्फाई कंडीशन को, क्योंकि ये तो सिर्फ 2 ही बचे हैं। तो यही रीजन है कि ये आपके बन जाएंगे नॉइस पॉइंट, ठीक है। और अगर आप ध्यान से भी देखो यहाँ पे, तो ए बी सी, ए बी सी को देखो, ये थोड़ा सेम कैटेगरी के लग रहे हैं, 1 1 2 2 2 3, ठीक है, छोटे छोटे नंबर लग रहे हैं। फिर डी ई एफ को देखो, 8 8 8.5 7.58, सेम कैटेगरी के लग रहे हैं, थोड़े पास पास लग रहे हैं इनके नंबर। अब जी एच को देखो, 2580 2481, ये अलग ही लग रहे हैं अपने, मतलब बाकियों से तो बिल्कुल ही अलग है, बहुत ही बड़े नंबर है। तो ये नॉइस पॉइंट है आपके, ठीक है, आउटलायर्स है। तो ये आपके ऐसे क्लासिफाई करता है इन्हें। तो हमारा जो फाइनल, वो देख लेते हैं, फाइनल क्लस्टर्स आपके क्या बन रहे हैं, फाइनल क्लस्टर्स। बस यही था, देखो इसमें कुछ मैथमेटिकल भी नहीं था इतना, बस डिस्टेंस तो कैलकुलेट करनी है, और डिस्टेंस कैलकुलेट तो आप ऑलरेडी कर ही रहे हो इतने पिछले वाली वीडियो से भी। क्लस्टर 1 क्या है आपका, ए बी सी, ठीक है। क्लस्टर 2 क्या है आपका, डी ई एफ। एंड जो क्लस्टर 3 है, क्लस्टर 3 तो नहीं बोलेंगे, उसे नॉइस बोल लेते हैं, ठीक है, नॉइस क्लस्टर बोल लो, कुछ बोल लो, उसमें आपका जी एच है, ठीक है। ये आपका बना है फाइनल क्लस्टर्स, ठीक है। अब आप प्रिडिक्शन कैसे करोगे, ये तो ट्रेनिंग फेज हो गया। यहाँ पे आपकी क्या होती है, मॉडल ट्रेन हो चुका है आपका ऑलरेडी, यहाँ पे मॉडल ट्रेंड। अब प्रिडिक्शन कैसे करोगे, मॉडल ये मतलब आप मॉडल ट्रेन हो चुका है, दोनों क्लस्टर मिल चुके हैं आपका, नॉइस क्लस्टर भी है। अब प्रिडिक्शन कैसे करोगे, कि कल को नया पॉइंट आता है तो तब कैसे प्रिडिक्ट करेगा ये बंदा, मतलब मॉडल आपका। तो मान लो हमारा जो न्यू पॉइंट है, जो यूजर ने हमें इनपुट में दिया है, वो उसने बोला है कि हम जो x1 है वो है 7.9, और x2 भी मैंने 7.9 दे रखा है, ठीक है। अब डिस्टेंस कैलकुलेट करो इसकी, सेम वही चीज करनी है जो आपने ट्रेनिंग के टाइम की, इस पॉइंट की
हर पॉइंट के साथ डिस्टेंस कैलकुलेट करो, मतलब जो भी आपके ट्रेनिंग के टाइम डेटा सेट था ना, उस पॉइंट के साथ कैलकुलेट करो। मतलब A B C D E F G H सबके साथ कैलकुलेट करो इसकी। ठीक है, कैलकुलेट ऑल डिस्टेंसेस अगेन। ठीक है, फिर जैसे सब सारी डिस्टेंस मिल गई, फिर ये चेक करो कि एप्सिलॉन वाली वैल्यू से कम, मतलब नेबर्स कौन कौन आ रहे हैं इसके। ठीक है, वही चेक करना है आपको कि नेबर्स कौन कौन आ रहे हैं। आपको नेबर्स चेक करने, और नेबर्स चेक करने के लिए क्या होना चाहिए, आपका एप्सिलॉन 2 से लेस होनी चाहिए वैल्यू, लेस होनी चाहिए वैल्यू। ठीक है, चेक करो। तो मान लो हमारा आता है DEF आते हैं इसके नेबर पॉइंट्स। ठीक है, DEF आ रहे हैं। अब अब यहाँ आप क्लस्टर व्लस्टर बनाने मतलब जाना, प्रिडिक्शन का टाइम है ये। यहाँ पे चेक करना है जो इसके नियरेस्ट पॉइंट्स आए हैं, मतलब लेस देन इक्वल टू 2 करके, उनमें चेक करो कि मेजोरिटी ऑफ पॉइंट्स कौन से क्लस्टर को बिलोंग करते हैं आपके। चेक मेजोरिटी ऑफ पॉइंट्स बिलोंग टू विच क्लस्टर। कौन से पॉइंट्स, सॉरी कौन से क्लस्टर को मेजोरिटी ऑफ पॉइंट्स बिलोंग करते हैं, DEF है ना। तो DEF आपके किस को बिलोंग कर रहे हैं, सारे ही आपके DEF क्लस्टर 2 को बिलोंग कर रहे हैं। तो आपका जो आउटपुट भी होगा, जो मॉडल आपको प्रिडिक्शन देगा, वो भी आपको क्या देगा, वो क्लस्टर 2, क्लस्टर 2, वो भी आपको बोलेगा कि क्लस्टर 2 को बिलोंग करता है आपका ये न्यू पॉइंट्स। अब एक बार के लिए चलो मैं ये ले लेता हूँ, कि ऐसा कुछ आ गया आपका, जस्ट हाइपोथेटिकली A B। ठीक है, अब मतलब 3 पॉइंट्स आपके DEF तो क्लस्टर 2 को बिलोंग करते हैं, A B आपके क्लस्टर 1 को बिलोंग करते हैं, तब भी मेजोरिटी किस पे है, मेजोरिटी किस पे है, क्लस्टर 2 पे है। तो तब भी आंसर वो क्लस्टर 2 ही देगा, जिसकी मेजोरिटी ऑफ पॉइंट्स जिस क्लस्टर को बिलोंग करते होंगे ना, वो रहेगा आपके पास। ठीक है, ये था इसका प्रिडिक्शन फेज। कोई दिक्कत, इतना कुछ मैथमेटिकल था नहीं, बस डिस्टेंस वाला फॉर्मूला आता है निकालना, यूक्लिडियन डिस्टेंस, कोई दिक्कत नहीं है, इजी है सब कुछ। ठीक है, तो यही था इसमें। बाकी अब इसका प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन देखते हैं। तो अब हम फटाफट से एक बार DB स्कैन का प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन देख लें, छोटा सा प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन देख रहे हैं बस। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे पांडास इंपोर्ट की, आयरिस वाला डेटा सेट इंपोर्ट किया। चिंता मत करो, आयरिस वाला मेरे को पता है सुपरवाइज लर्निंग का डेटा सेट है, बट हम टारगेट कॉलम को इंपोर्ट ही नहीं करेंगे। अगर टारगेट कॉलम रहेगा ही नहीं हम पे, तो तब तो ये अनसुपरवाइज लर्निंग का रहेगा ना। फिर हमने sklearn डॉट क्लस्टर से इंपोर्ट कर दिया DB स्कैन। ठीक है, अपना जो एल्गोरिथम है, और फिर मैट्रिक्स से हमने सिलॉट स्कोर को इंपोर्ट कर दिया, जिससे हम अपनी एक्यूरेसी चेक कर सकते हैं अपने DB स्कैन मॉडल की। इस वाली लाइन में मैंने पूरा डेटा सेट को इंपोर्ट किया है, और मैंने सिर्फ देखो, सिर्फ इनपुट फीचर्स को उठाया है। दिखाता हूँ मैं आपको। ये 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 देखो, कोई टारगेट कॉलम नहीं है यहाँ पे, एक स्पीसीज वाला कॉलम हुआ करता था टारगेट कॉलम, बट वो है ही नहीं ना। तो अब तो ये एक तरह से सिर्फ इनपुट फीचर है, और जब इनपुट इनपुट फीचर्स होते हैं, XX होता है जब आपके पास, तो आपका वो क्या होता है, अनसुपरवाइज लर्निंग होती है। ठीक है, तो इसमें हम ज़्यादा कुछ नहीं करेंगे, हमने अपना DB स्कैन इनिशियलाइज कर दिया। ठीक है, DB स्कैन मैंने ये आपका इसके इस वेरिएबल के अंदर इनिशियलाइज किया। आपका ये आपका मॉडल है DB स्कैन EPS और मिनिमम सैंपल। अब याद आ रहे हैं वो फैक्टर कौन से है। EPS आपका एप्सिलॉन वाली वैल्यू है, ई करके दिखा रहे थे जो हम। मिनिमम सैंपल आपकी मिनिमम पॉइंट्स वाली वैल्यू है, जो हमने मैथमेटिकल में पढ़े ना। ये दोनों वैल्यू आपको स्पेसिफाई करनी होती है, बाकी कोई वैल्यू स्पेसिफाई करने की जरूरत नहीं है, नंबर ऑफ क्लस्टर स्पेसिफाई करने की जरूरत नहीं होती आपको। ठीक है, के मीन्स की तरह। तो हमने एप्सिलॉन 0.5 डाल दिया, मिनिमम सैंपल 5 डाल दिया। ठीक है, उसके बाद मैंने क्लस्टर्स इक्वल टू DB स्कैन डॉट फिट प्रिडिक्ट डाल दिया। फिट प्रिडिक्ट का यूज किया है। इस फिट प्रिडिक्ट से क्या होगा, अभी देखना। रन करा इसे। अब आपको चेक करना है कि हमारे एल्गोरिथम ने कितने क्लस्टर्स बनाए हैं। तो उसके लिए आप ये कोड लिखोगे, n क्लस्टर नाम के एक वेरिएबल में मैंने ये डाला है कि पहले ये देखो, एक एक करके चीजें देखो, ये इतना हिस्सा हमें क्या दे रहा है, पहले ये देखो, ये हमें दे रहा है 3 दे रहा है ये। बट मैंने आपको बताया था, ये 3 तो दे रहा है, बट इस 3 में से ना एक आपका नॉइस क्लस्टर है। तो मतलब जो आपके वैलिड क्लस्टर हैं वो सिर्फ 2 हैं।
नॉइस को भी एक तरह से क्लस्टर लिया जाता है डीबी स्कैन के अंदर, बट वो कंसिडर नहीं किया जाता क्लस्टर, वो नॉइस क्लस्टर अलग ही होता है पूरा। तो इस 3 में आपके क्या है, क्लस्टर 1, क्लस्टर 2 एंड नॉइस क्लस्टर। तो हमने ये कोड लिखा है इसके लिए, लेन क्लस्टर्स माइनस, ये जो हमने माइनस किया ना, ये इतना कोड, इससे इससे क्या हो रहा है कि जो आपका नॉइस वाला क्लस्टर है उसको माइनस कर दे रहा है। तो जब हम इसको रन करेंगे, अब इसको रन करेंगे इसकी जगह पे, ठीक है, अब ये 3 की जगह 2 दिखा रहा है, क्यों? उस 3 में से इसने नॉइस क्लस्टर को हटा दिया है। तो नॉइस क्लस्टर हटा दिया तो अब क्या बचे, बस क्लस्टर 1 क्लस्टर 2। तो सिर्फ ये 2 है दिखा रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो ये हटा देता हूँ मैं यहाँ से, ये बस दिखाने के लिए किया था। तो जो भी है ये मैंने पूरा ओवरऑल कोड इसके अंदर लिख दिया यहाँ पे, और इसको मैंने जो भी ये वैल्यू आएगी वो उसके अंदर मैंने एन क्लस्टर नाम के वेरिएबल के अंदर स्टोर कर दी। रन करते हैं, एन क्लस्टर दिखा रहा है आपका 2। तो आपके जो नंबर ऑफ क्लस्टर है वो 2, ठीक है, और एक आपका नॉइस क्लस्टर होता है। अब मेरे को ये चेक करना है कि नॉइस क्लस्टर के अंदर, जो मेरा नॉइस क्लस्टर है उसके अंदर कितने पॉइंट्स है, कितने नॉइस वाले पॉइंट्स है मेरे। रुको मैं इसको चेक करता हूँ पहले, आपको यहाँ दिखाता हूँ। पहले मैंने बस सिर्फ लिस्ट ऑफ क्लस्टर करके इंपोर्ट किया है, ठीक है। ये देखो, ये आपका पूरा लिस्ट क्लस्टर है, ठीक है। मैंने इस पे डॉट काउंट -1 लगाया है, डॉट काउंट -1 लगाया है। उससे क्या होगा, 17 दिखा रहा है। अब देखो, ये हुआ क्या है यहाँ पे, अब कोड को ध्यान से देखो। आप पे क्लस्टर कितने हैं, मैंने बताया आपको क्लस्टर 1, क्लस्टर 2 एंड नॉइस क्लस्टर, 3 क्लस्टर दिख रहे हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे आपको ध्यान से दिखाता हूँ। तो आपकी लिस्ट कुछ ऐसी दिख रही है, C1, क्लस्टर 1, C2 एंड NC। NC आपका नॉइस क्लस्टर, ओके। तो ये लिस्ट है आपकी। तो ये इस लिस्ट से हमारा ये आ गया, ये लिस्ट क्लस्टर किया ना आपने, तो उससे आपको ये मिल गया, C1 C2 NC। अब आपने किया डॉट काउंट, काउंट किस पे लगाना है आपने, -1 पे। आपको पता है इंडेक्सिंग पता है ना, -1 कौन सा होता है, अगर आप किसी लिस्ट में -1 करते हो, -1 यानी पीछे से एक, पीछे से एक कौन सा होगा, NC, ठीक है। और NC के ऊपर आपने काउंट लगा दिया कि NC के अंदर जितने भी, कितने ओवरऑल पॉइंट्स हैं उनको काउंट कर दो, ठीक है। तो अब आई थिंक आपको समझ आ गया होगा क्या बोलना चाह रहा हूँ मैं। तो जितने पॉइंट्स को उसने काउंट कर दिया, हमने उसको एन नॉइस नाम के एक वेरिएबल के अंदर स्टोर कर दिया, एन नॉइस दिखा दिया। मतलब आपके 17 आउटलायर थे आपके इस डेटा सेट में। 150 का होता है आई थिंक, आईरिस डेटा सेट में 150 पॉइंट्स होते हैं आपके, उन 150 में से आपके 17 आउटलायर्स थे, ठीक है। उसके बाद हमने सिलहॉट स्कोर निकाल दिया अपना, सिलहॉट स्कोर यहाँ पे एक्स होगा सिर्फ, ठीक है। तो आपका सिलहॉट स्कोर आया 48, ठीक है, नॉट बैड। तो मतलब यही है कि सिलॉट स्कोर आप बढ़ा भी सकते हो, लाइक अगर आप इसके साथ थोड़ा चेंजेस करो एप्सिलॉन की वैल्यू के साथ। लाइक मैं एप्सिलॉन की वैल्यू अगर मैं 1 कर दूं, ठीक है, तो एक बार देखते हैं। देखो, एप्सिलॉन की वैल्यू जैसी 1 की, सिलॉट स्कोर आपका बढ़ गया 68 हो गया, 48 से सीधा 68। तो वही है, इन हाइपर पैरामीटर के साथ खेलोगे तो आपकी वैल्यू और एक्यूरेसी में चेंज आ सकते हैं। एप्सिलॉन की वैल्यू मैं 2 कर देता हूँ, आप चेक करते हैं। ओ, 2 में ज़्यादा ही हो गया आई थिंक, क्लस्टर ही फॉर्म नहीं हो रहे होंगे। हाँ, क्लस्टर ही फॉर्म नहीं हो रहे 2 की वजह से। तो ये भी है दिक्कत, 1 ही रहने देते हैं, ठीक है, ठीक है। 0.68 नॉट बैड, राइट। तो ये तो आपके मेन पैरामीटर है। इसके अलावा भी हमारे पास पैरामीटर है, मतलब ये दो तो आपको चाहिए चाहिए, एप्सिलॉन वाली वैल्यू, मिनिमम सैंपल आपकी कौन सी है, मिनिमम, जो हमने यहाँ पढ़ा था, कहाँ पे है, ये मिनिमम पॉइंट्स और मिनिमम सैंपल एक ही बात है वो, ठीक है। मैथमेटिकल के टाइम मैंने मिनिमम पॉइंट्स बताया था। अ, नहीं आ रहा है यहाँ पे समझ तो गूगल पे सर्च करो डीबी स्कैन डॉक्यूमेंटेशन, तो सबसे पहले साइट मिलेगी आपको साइकिट लर्न की, और वहाँ पे आप डीबी स्कैन के अंदर आ जाओगे। तो यहाँ पे आपके पैरामीटर्स हैं। पहला पैरामीटर ईपीएस एप्सिलॉन, बाय डिफॉल्ट इसकी वैल्यू 0.5 रहती है, आप चेंज कर सकते हो अपने हिसाब से जो आपको सही लगे। तो ये आपकी वही होती है एप्सिलॉन की वैल्यू जो हम ऑलरेडी देख चुके हैं मैथमेटिकल में। देन दूसरी आई आपकी मिनिमम सैंपल, बाय डिफॉल्ट इसकी वैल्यू 5 रहती है, आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो जो आपको ठीक लगे। तो ये भी आप मतलब ठीक है, आप कर सकते हो। ये दो आपके मेन है, एप्सिलॉन और मिनिमम सैंपल। इन्हीं से आपकी एक्यूरेसी में ज़्यादा फर्क आएगा, मेजर इफेक्ट आएगा, राइट। तो ये भी आप मैथमेटिकल में पढ़ चुके हो क्या होते हैं, तो इनको मैं वापस से नहीं समझा रहा हूँ। देन नेक्स्ट आता है हमारे पास मैट्रिक।
ठीक है। मैट्रिक, मैट्रिक आपकी जो बाय डिफॉल्ट वैल्यू रहती है यूक्लिडियन, मतलब यूक्लिडियन डिस्टेंस का फॉर्मूला लगा रहे हैं हम। तो यूक्लिडियन डिस्टेंस ही आपकी बाय डिफॉल्ट हर जगह यूज होती है। तो जो आप वो करते हो ना, अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, वो यूक्लिडियन डिस्टेंस ही तो होती है। ठीक है। तो यूक्लिडियन डिस्टेंस है आपका ये। बाकी यूक्लिडियन डिस्टेंस के अलावा भी आप यूज कर सकते हो, जो होती है मैनहट्टन होती है एक, एंड एक और होती है आई थिंक कोसाइन, कोसाइन भी होती है एक और। ठीक है, आप यहाँ पे चेक कर सकते हो, ये sklearn डॉट मैट्रिक्स डॉट पेयर वाइज डिस्टेंस में जाओगे तो वहाँ आपको मिल जाएगी। ठीक है। एंड देन हमारे पास एक एल्गोरिथम नाम का भी है। इसको तो बाय डिफॉल्ट ऑटो ही रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है, ऑटो रहेगा। तो एल्गोरिथम का काम क्या होता है, ये मतलब नियरेस्ट नेबर कैलकुलेट करने के लिए, नियरेस्ट नेबर कैलकुलेट करने के लिए कौन सा एल्गोरिथम को यूज करना चाहिए हमें, ऑटो पे ही रहने दो इसे। ठीक है। तो आपके पास कुछ एल्गोरिथम है, जैसे ये बॉल ट्री हो गया, तो ये बॉल ट्री एक एल्गोरिथम का नाम है, बॉल ट्री एल्गोरिथम। केडी ट्री हो गया, तो वैसे ही केडी ट्री एल्गोरिथम नाम है। ठीक है। अब ब्रूट होता था, ब्रूट फोर्स एल्गोरिथम होता है आपका। ठीक है। अब एक और पैरामीटर पी, अगर आपने के पढ़ा होगा, के में पढ़ा है, तो वहां पे आपको पता है क्या है पी। नहीं पता है तो मैं एक सिंपल से बताता हूँ। पी का अगर मतलब है तो वो है पावर पैरामीटर। ये आपको किस नाम से जाना जाता है, पावर पैरामीटर। जब भी इसकी वैल्यू आपने 1 रखी है, पी इक्वल टू सॉरी, जब भी इसकी वैल्यू 2 रखी है, बाय डिफॉल्ट इसकी वैल्यू 2 रहती है, बट यहाँ पे नन दिखा रहा है। आई थिंक कुछ दिक्कत होगी। हाँ देखो, यहाँ लिखा तो है पी इक्वल टू 2 रहती है। इफ नन देन पी इक्वल टू 2। हाँ, अगर नन रखते हो तो पी इक्वल टू 2 रहता है। ठीक है, मतलब बाय डिफॉल्ट वैल्यू 2 रहती है। तो जब बाय डिफॉल्ट वैल्यू इक्वल टू 2 रहती है, तब ये इक्विवेलेंट होता है यूक्लिडियन डिस्टेंस के। ठीक है। बट किसी ने इसे पी इक्वल टू 1 कर दिया, पी इक्वल टू 1 कर दिया, तो ये बन जाती है मैनहट्टन डिस्टेंस। राइट। तो ये मैनहट्टन डिस्टेंस हो जाती है। मैनहट्टन डिस्टेंस और यूक्लिडियन डिस्टेंस में क्या फर्क है, अगर ये आप पूरी प्लेलिस्ट फॉलो कर रहे हो तो आपको केएनएन में याद होगा क्या है, तो वहां पे आप जाके देख सकते हो एक बार। बट मैं बोलूंगा कि यूक्लिडियन डिस्टेंस है तो उसी को रहने दो, बेस्ट काम करती है यूक्लिडियन डिस्टेंस। क्यों करनी है फालतू में दिक्कत। केएनएन वाली वीडियो में आपको अच्छे से समझा रखा है, तो अगर किसी ने स्किप किया है वो पार्ट तो एक बार देख के आ जाओ, कभी इंटरव्यू में पूछ सकता है कि मैनहट्टन डिस्टेंस क्या होती है, फॉर्मूला क्या होता है उसका। ठीक है, मिलता जुलता है फॉर्मूला। अब प्रैक्टिकल हो गया, हाइपर पैरामीटर हो गया, मैथमेटिकल हो गया, इंट्रोडक्शन हो गया, तो क्या बच रहा है अब हमारे पास। हाँ, कि व्हेन टू यूज व्हेन नॉट टू यूज, एडवांटेज डिसएडवांटेज, राइट। तो देख लेते हैं उन्हें भी। वैसे मैं ऑलरेडी व्हेन टू यूज व्हेन नॉट टू यूज समझा चुका हूँ स्टार्टिंग में, बट कोई नहीं। व्हेन टू यूज व्हेन नॉट, तो व्हेन टू यूज आपका लाइन बना देते हैं। व्हेन टू यूज, व्हेन टू यूज आपका कब कब, जब इरेगुलर क्लस्टर शेप हो। ऑलरेडी बता दिया मैंने, स्टार्टिंग में बताया था, क्योंकि क्यों, के मीन्स आपका, जैसे आपको पता है के मीन्स सिर्फ स्पेरिकल शेप पे काम करता है, बट डीबी स्कैन आपका इरेगुलर शेप्स को भी हैंडल कर सकता है काफी हद तक। राइट। दूसरी चीज, डेटा में आपके नॉइस है, या बोल सकते हैं आउटलायर है। तो हम इसके अंदर तो लाइक एक अलग से पूरी एक फीचर दिया गया आउटलायर्स को हैंडल करने का। एक नॉइस क्लस्टर बनता है आपका इसमें एक, जो कि हम डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी। तो ये हैंडल कर लेता है आउटलायर्स वगैरह को भी इजीली, जबकि के मीन्स नहीं कर सकता, के मीन्स के अंदर ऐसा कोई फीचर नहीं है। तीसरी चीज, आपको नंबर ऑफ क्लस्टर नहीं पता, इज अननोन। आपको नहीं पता कितने क्लस्टर बनने हैं। के मीन्स में तो आपको स्पेसिफाई करना पड़ता है कि हाँ बताओ मेरे को, एल्बो मेथड यूज करो चाहे कुछ मेथड यूज करो मेरे को, लेकिन बताओ कि कितने क्लस्टर बनाने हैं मेरे को। आपको एल्गोरिथम को पहले ही बताना पड़ता है। एन क्लस्टर्स करके एक पैरामीटर होता है, बट यहाँ ऐसी कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पे बस आपको एप्सिलॉन की वैल्यू डालनी है, मिनिमम सैंपल डालने हैं, या मिनिमम पॉइंट्स बोल लो, और वो अपने आप क्लस्टर डिटरमाइन करता है। और मैंने आपको दिखा भी दिया क्लस्टर कैसे निकाल सकते हो आप, नंबर ऑफ क्लस्टर वगैरह। ये देखो यहाँ पे मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, नंबर ऑफ क्लस्टर, नंबर ऑफ नॉइस पॉइंट्स एंड एनीथिंग। ठीक है। तो यही मेन पॉइंट्स है इसके। और एक और चीज भी कि क्लस्टर्स आर ऑफ डिफरेंट साइज, आर ऑफ वेरिंग साइज,
यानी डिफरेंट साइजेस के। जैसे आपको के मीन्स में पता होगा कि मतलब जनरली के मीन्स तब कब अच्छा काम करता है, जब आपके जितने भी क्लस्टर बन रहे हैं, मान लो 3 क्लस्टर बन रहे हैं आपके एल्गोरिथम की मदद से, तो वो तीनों क्लस्टर ना लगभग सिमिलर होने चाहिए साइज में। पहले तो स्पेरिकल होने चाहिए, स्पेरिकल के बाद ये भी होता है कि वो सिमिलर भी होने चाहिए थोड़े बहुत साइज में। बट यहाँ ऐसा नहीं है। चाहे यहाँ पे ऐसा भी होगा ना डीबी स्कैन में कि एक क्लस्टर 1 आपका बहुत छोटा है, क्लस्टर 2 आपका बहुत बड़ा है, क्लस्टर 3 मीडियम साइज का है, तो भी अच्छा काम करेगा डीबी स्कैन। डीबी स्कैन को इतना साइज से इतना फर्क नहीं पड़ता। कब यूज नहीं करना चाहिए? जब डेटा सेट आपका बहुत ही ज्यादा बड़ा हो, या फिर बोल सकते हैं हाई डायमेंशन हो। ठीक है, जब बहुत बड़ा हो या हाई डायमेंशनल हो, क्यों? आपकी कंप्यूटेशनल कॉस्ट बढ़ती है। ठीक है, बस यही है। ज्यादा ज्यादा डिसएडवांटेज है भी नहीं इसके। अच्छा एल्गोरिथम है डीबी स्कैन आपके लिए, राइट? तो यहाँ पे हमारा डीबी स्कैन एल्गोरिथम खत्म होता है। अनसुपरवाइज्ड लर्निंग में बहुत एल्गोरिथम है, बट जो आपको मेन कवर करने हैं वो है के मींस, डीबी स्कैन एंड हायरार्कियल क्लस्टरिंग, क्योंकि ये 3 इंटरव्यू में पूछे जाते हैं और जनरली आप इन्हीं को यूज करोगे। और जो हमारा नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे वो होगा हायरार्कियल क्लस्टरिंग। हायरार्कियल क्लस्टरिंग अगर देखा जाए तो के मीन से भी वीक है, डीबी स्कैन से भी वीक है। बट हम क्यों पढ़ेंगे उसे? क्योंकि वो एक ओजी एल्गोरिथम है, लाइक सबसे पहला क्लस्टरिंग एल्गोरिथम हायरार्कियल क्लस्टरिंग था। जैसे आपने जब हम बूस्टिंग पढ़ रहे थे, बूस्टिंग में हमने पढ़ा था, बूस्टिंग में भी पढ़ा था हमने कि एडा बूस्ट सबसे पहले बना था। वैसी हम इसमें भी पढ़ेंगे कि हायरार्कियल क्लस्टरिंग सबसे पहले बना था, देन के मीन्स आया, देन डीबी स्कैन आया, और देन तो आते ही रहते हैं अब अनसुपरवाइज्ड लर्निंग एल्गोरिथम। तो यही था आज की वीडियो में। थैंक यू।